चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन इस क्लास का निकल गया जो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। फिगर अभी है, समझा देते हैं कि आपके पास एक कंडक्टर था जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था और दूसरे का कम था और तीसरे का सबसे कम था। मान लिया था इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 और उसमें I3। तो आपको सही ऑर्डर में दिखाना है I1, I2 और I3 को। आपको पता था कि क्रॉस सेक्शन पर करंट डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट कम फ्लो होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होता है जिसके कारण से करंट ज़्यादा फ्लो होगा और इसमें कम होगा और उसमें भी कम होगा। और इसका आंसर जो था ये ए नंबर सही था। अब ये सभी कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करके एक बैटरी से जब मैंने कनेक्ट किया, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसकी A2, इसकी A3। अब पूछ रहे हैं करंट का क्या ऑर्डर होगा। करंट का क्या ऑर्डर होगा, यही होता है हड़बड़ में गड़बड़, खींच लिया होगा आवाज। चलिए सॉरी, हो सकता है आवाज का कमी होगा, माइक नीचे था, अब ठीक से आएगा। तो इस तरह से है, हम लोगों ने देखा। तो इसको और भी सोच सकते हैं, जैसे पानी फ्लो करता है उसी तरह से करंट भी फ्लो करता है। तो पानी का भी सोचोगे तो ज़्यादा मोटा पाइप रहेगा तो ज़्यादा करंट, कम मोटा है कम करंट, उससे भी कम मोटा है कम करंट। अब उसी तरह सोचो, यह ज़्यादा मोटा, यह कम मोटा, यह सबसे कम मोटा, इससे जितना सा निकलेगा उतने से न घुसेगा, निकलने का रास्ता ही नहीं है, निकलने का घुसेगा भी तब नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए जितना निकलेगा उतना ही इसमें आएगा भी। इसका मतलब I1, I2, I3 तीनों बराबर होगा। ये नीट के लिए था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। मिटाता हूं इसको। अब आगे चलते हैं हम लोग। हमने कल ये भी क्वेश्चंस बनाया था, अगर लंबाई बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बोलो जल्दी से। लंबाई कल 3 गुनी किए थे तो रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ गया था। उसका फार्मूले निकाल देते हैं, ठीक है। एक स्टार मार्कर लिखो, इफ लेंथ ऑफ any conductor, if length of any conductor is increased, is stretched in n times, then its resistance becomes n square time। यानी अगर किसी चालक के लंबाई को n गुना खींचकर बढ़ा दी जाए तो इसकी प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगर कोई तार को, क्या बोले, ये अच्छा उतना लिख सकता है आदमी।
अगर की चालक नहीं ना होता है, किसी, अगर किसी चालक के लंबाई को n गुना खींच कर बढ़ा दी जाए तो इसकी प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस बात को प्रूव करना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर किसी चालक की लंबाई को n गुना बढ़ा दी जाए तो इसकी प्रतिरोध n गुना बढ़ जाती है, कैसे साबित करें। ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए, एक कंडक्टर है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड का नीतीश सरकार जब बदल जाएगा तब पूछेगा। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, छोटा सा लेते हैं, ये कंडक्टर है। अभी इसका लंबाई कितना है, L कितना है, और मान लो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A क्या है। तब बताइए इसकी रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 मान लेते हैं। R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, L बाय A, L1 A1। मान लो इसका L1 यार नहीं तो R मान लो रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कर रहा है, इसको बढ़ा दिए हैं। कितना बढ़ाए हैं पता नहीं, बढ़ा दिए हैं, कितना बढ़ाए हैं पता नहीं, n गुण n टाइम्स, कितना टाइम्स। तो जब पतला करेंगे तो ये एरिया कम हो जाएगा, ये एरिया कम हो जाएगा, तो इसको मान लो कि ये a डैश हो गया। कितना गुना बढ़ा दिया है, n लेंथ, n गुना बढ़ा दिया। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस मान लो कुछ तो होगा, मान लो रेजिस्टेंस इसका R डैश है, क्योंकि लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा, पहले तो R था, अब कितना हो जाएगा वो निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, रो L के जगह पर NL बाय A के जगह पर क्या A डैश। इक्वेशंस क्या हो जाएगा, ये सेकेंड मान लो, इसको क्या मान लिया फर्स्ट, डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे, सेकेंड। इसमें डिवाइड कर दो, इससे रिलेशन निकाल रहे हैं, डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, R बाय R डैश, और यहाँ पर क्या है रो L बाय A। इससे डिवाइड करो, डिवाइड को जब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशंस में लिखते हैं तो ये उलटता है। इट इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। अस्तर दो, नहीं तो देंगे तो अब क्या होगा, धसेगा अंदर। A डैश बाय रो N L, रो ने रो को मार देगा, L ने L को मार दिया, इसलिए R बाय R डैश इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ, A डैश बाय A इंटू क्या 1 बाय N, 1 बाय N। उल्टा देंगे इसको, R डैश ऊपर गया, R नीचे, इधर से भी उल्टेगा, A इंटू N बाय A डैश। कोई दिक्कत। इक्वेशन मान लिए इसको 3। अब ये A डैश को, ये जो A डैश है और A में संबंध निकाल लेते हैं, संबंध निकाल लेते हैं, तब एक जैसा मिलेगा और कट जाएगा। क्या हो जाएगा, तब कट जाएगा। अच्छा ये बताइए, कल भी बताए थे इसीलिए आज नहीं बताएंगे, इसका जो आयतन होगा और इसका भी आयतन दोनों बराबर होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि इसी से ये बना है। लिखने के लिए देंगे, देखिए यहाँ फ्रॉम वॉल्यूम कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, कोई बताइए,
AL कितना होगा AL। कुछ अस्तर नहीं, जबकि कल बताएं उतना आसानी से। और ऐसा थोड़ा नहीं कि बेलन का आयतन ये फिजिक्स में है, बचपन से मैथ पढ़ रहे हैं, यानी अस्तरे नहीं कुछ तो। और जो देते हैं JEE लेवल का, नहीं समझे, वो सब बर्बाद हो जाता है। आप वैसे स्टूडेंट्स का सब बर्बाद होके सब पानी के अंदर चला जाता है, कुछ अस्तर नहीं। तो कैसे होगा? जिसके पास अस्तर है उसका मकान बन गया है, जो अस्तर जिसको है नहीं, देते गए मटेरियल कहाँ गया वो पता नहीं चलता है। और उसको सच में लगेगा कहाँ हमको कुछ नहीं आया, आएगा कैसे? चोरी करने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ाते ना, ओरिजिनल पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए, फ्रॉम वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा बोलो? बेलन का जो वॉल्यूम है वो होता है, कल भी बताए थे, चलो पाई स्क्वायर एच। लेकिन बोले थे इसको A इंटू L भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत? H है, यहाँ लंबा है, एक ही बात हो गया। ये एरिया किसका है? ब्रीथ का है। किसका है? ये ब्रीथ है ना इसमें बेलन में, बोलो जल्दी से। यही वाला एरिया मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी A का मतलब ही है पाई स्क्वायर। क्या है? तो हमको पाई स्क्वायर R फार तो दिया नहीं है ना, क्या दिया? A और क्या दिया? L। तो ये फॉर्मूला ना लगा के, क्या इसका पहली बार नाम सुना है? नहीं, 10th क्लास में है ये सब आयतन पैतन। तो अस्तर दीजिए फ्रॉम वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि हम बताते नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट से, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम बोथ आर सेम। कितना हो जाएगा वॉल्यूम? AL इज इक्वल टू, और इसका वॉल्यूम L कितना है इसका? NL। कितना है? NL। कोई दिक्कत? इस तरह से L ने L को कैंसिल कर दिया, बोलो A बाय N। A बाय N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A डैश। A डैश बराबर क्या? A बाय N, यानी A डैश की जगह क्या लिखेंगे? A बाय N। समीकरण 4 मान लो इसको, समीकरण 4 का मान 3 में क्या करने पर? रखने पर। रखते हैं तो चलिए R डैश बाय R, कोई दिक्कत नहीं। AN, तो AN बाय A डैश मीन्स दैट A बाय N, A बाय N ऊपर चला जाएगा, यानी R डैश जो हो गया वो क्या हो जाएगा? A और A कैंसिल, बाय R इज इक्वल टू, एक तो N बचा, ये भी ऊपर जाएगा, यानी आप क्या लिख सकते हैं? R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R। कल 3 गुना किए थे ना, कितना किए थे? यानी N बराबर क्या था? 3। यानी अब क्वेश्चंस बना देते हैं इस पर। इफ N इज इक्वल टू 3, यानी 3 गुना लंबा कर दिए। कितना गुना? तो बताइए R डैश बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 3, 3 3 9 3 27। बोलो जल्दी से, ये तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा? बस 9R। कितना हो जाएगा? और R का मान 10 था तो 90 कर दिए थे। बोलो जल्दी से, चुटकी में बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वो भी फॉर्मूला था, ये भी था। जब तुम JEE का एग्जाम देगा तो उतना कैलकुलेशन करने का फुर्सत रहेगा नहीं, इसलिए छोटा छोटा भी फार्मूला तुम्हें दे रहा हूँ जो कि रखो और आंसर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रूल्स है वो मेंटेन कीजिए। अच्छे अच्छे कोटे के फैकल्टी को सर्च कीजिए यूट्यूब पर, कम से कम देखिए तो। पटना के फैकल्टी को सर्च कीजिए, भागलपुर को गोली मारिए।
और सब जगह दिल्ली का प्रॉपर्टी फैकल्टी को सर्च कीजिए, नहीं समझे, देखिए उसका क्या स्टाइल है, नहीं, और देखिए हम उसके स्टाइल में पढ़ाते हैं कि नहीं। मीन्स डैट ओरिजिनल पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो बहुत पैसा लेता है, 3 लाख 4 लाख लेता है इंटर करवाने, सब है, सभी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। ऐसा नहीं करेंगे पूरे पढ़ा दिया है। कुछ पोर्शन देखिए क्या है उसका स्टाइल। ये तो हम कम कर रहे हैं, एक दिन फास्ट किए वो लोग तो और स्पीड पकड़वा देता है। तभी ओरिजिनल पढ़ाई होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। लिखिए फटाक से, लिखो। बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चंस पूछता है, फटाफट। कुछ एक आध स्टूडेंट कहता है सर हमको फिजिक्स कुछ नहीं समझ में आता है, के लिए तुम्हारे पास कोई स्तर ही नहीं है। इतना बढ़िया बढ़िया जो नॉलेज दिए सब गंगा जी में तुम दे दिए, तुम्हारे पास रहेगा क्या? लेवल ही अगर नहीं है आपका, कुछ भी कहाँ रखने दो ना, हमको 5 क्लास में रखने दोगे कि नहीं? कि तुम पे कुछ नहीं पढ़े, फिजिक्स से पढ़ने के लिए आ गए हो केवल? कहीं तो पढ़ा होगा कुछ। अब समीकरण फमीकरण ये सब क्या है, 8, 9, 10 का है, मिटा दें। देखिए बच्चे को लगता है कि न्यूमेरिकल बहुत बड़ा चीज है, न्यूमेरिकल नॉट है फिजिक्स, वो फिजिक्स नहीं है, वो तो मैथमेटिक्स है। ईच फिजिस्ट आल्सो ए मैथमेटिशियन। मैथ में जो पढ़ते हो ना, मैथ के टीचर उसको दिया नहीं है। 60 से 70% फिजिक्स के ही टीचर मैथ में दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिजिक्स के टीचर ने, फिजिक्स के ही साइंटिस्ट जो फिजिस्ट है, भौतिक शास्त्री है। प्रत्येक भौतिक शास्त्री गणित शास्त्री होता है। यानी अगर आप कहते हैं कि हम फिजिक्स गणित बहुत अच्छा हो जाए मेरा, इसका मतलब गणित है ये नहीं है, गणित शास्त्री है पहले, कैसे भौतिक शास्त्री हो जाइएगा? आसान है। मिटा दूं? मिटाएं जल्दी से। मैथ पढ़े हैं बढ़िया से सब चीज, तो यूज कैसे होगा? हैं? क्या कोई मैथ पढ़े जो कि फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है? पूरा 11th पढ़े हैं मैथ का, तब कैसे होगा? कहाँ कहाँ बीमारी है? पूरा मैथ पढ़िए 11th का, पढ़े हैं, वो अपने अंदाज में पढ़ाएं आपके टीचर। चलिए देखिए आगे हम लोग अब चलते हैं। ये हो गया। अब आपको फटाफट कहेगा कि कोई तार है, खींच के 4 गुना कर दिया। जैसे क्वेश्चन दे रहा है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज 3 ओम। कितना? 3 ओम इज स्ट्रेच्ड विथ 4 times, then calculate new resistance। कर रहे किसी तार, या लिख रहे हैं 3 ओम वाले किसी तार को खींचकर केमिस्ट्रियों में कहते हैं न्यूमेरिकल है, फिजिकल वो फिजिक्स है ना जी, इसीलिए 3 को चैप्टर में तो है नहीं। कंपेयर करने लगते हैं आप लोग दूसरे तीसरे सब्जेक्ट से। आप केवल पढ़िए, फिजिक्स अच्छा मुंह से तभी निकलेगा जब ऑलराउंडर स्टूडेंट है आप, यानी हर चीज़ अच्छा है आपका। अगर हर चीज़ अच्छा नहीं है और फिजिक्स अच्छा है, यानी
भ्रम है केवल अच्छा है, पढ़ाया ही कम, ठीक है, इसीलिए आपको लगता है कि अच्छा है। नहीं तो अच्छा तभी होगा जब सब चीज़ आपका अच्छा होगा। एक अच्छा स्टूडेंट है आप, और उसमें कमज़ोर बच्चा कहता है मेरा केमिस्ट्री खराब है, जो कहता है मैथ खराब है, फिजिक्स बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो पढ़ा ही नहीं है। वैसा भी मैंने पढ़ाया है, जो बच्चा कहता था कि मेरा बहुत अच्छा है, हम देखते थे इतने सा पढ़ाते थे, इतने सा पढ़ाते थे, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको लगता था, जो लगता था कि हमको समझ में उसे नहीं आएगा, छोड़ देते थे। मैंने 3 साल ऐसा किया था, और स्टूडेंट भी 500 स्टूडेंट था उस समय, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट नहीं था, लेकिन रात में सोते थे तो अच्छा नहीं लगता था। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो चीज़ पढ़ाता ही नहीं था मैं, जो लगता था कि उसे समझ में नहीं आया। हर स्टूडेंट सोचता था कि हम बहुत बड़ा फिजिस्ट बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तो YouTube का ज़माना है कि अब भी हमें बोलना पड़ेगा। साला सेम टॉपिक सर्च करो, सेम टॉपिक सर्च करके देखो एक दिन, देखो क्या अंदाज है। इतना खुला चुनौती देते हैं हम। 3 ओम वाले किसी तार को खींचकर 3 ओम वाले किसी तार को खींचकर 4 गुना, कितना गुना, 4 गुना बढ़ा दी जाए तो न्यू प्रतिरोध ज्ञात करें। बताइए तो कितना होगा? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? कल जो ऐसा सवाल था बनाने में कितना देर लगा था, कल भी बताए थे ना कि 10 ओम का रजिस्टेंस है, नहीं, उसके खींच करके 3 गुना कर दिए थे, नहीं तो कितना प्रतिरोध होगा, बनाने में लगा था ना समय। लेकिन देखो आज बनाने में समय लग रहा है नहीं, वो बिहार बोर्ड पास करने के लिए पढ़ाए थे, नहीं समझे? तो अब डायरेक्ट देखिए 8 का फार्मूले ने बता दिए। फार्मूला क्या है? एक जादू है। क्या है ये? इसमें फार्मूला में n कितना गुना, 4 गुना 4 का स्क्वायर, r कितना है 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? आ गया समझ में? फटाफट। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी को भी पहचानने के लिए सीखिए। देश क्वालिटी एजुकेशन पर विचार कर रहा है। मिटा दूं? ये लिखो, उतारो उतारो उतारो। Did you finished? चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं और एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन देखना बहुत अच्छा है। अच्छा कहिएगा, चालक केवल गोल ही हो सकता है, तार चौखुट नहीं होगा? जैसा बनाएंगे वैसा हो जाएगा। बोलो जल्दी से। तो इस टाइप से चौखुट वाला तार है, नहीं समझे? गोल नहीं है। जैसे घनाव होता है, क्या होता है? ऐसा तार है। इसको मान रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है। क्या है ये? एक्स एक्सिस। और ये वाला जो है ये क्या है?
वाई एक्सिस है और ये जो है ये जेड एक्सिस, और इसकी रजिस्टिविटी दे दिए हैं रो। क्या दे दिए हैं? लंबाई एल है, लंबाई, और ये जो चौड़ाई है ये, इसको मान लो बी। क्या मान लिए? बी। और ऊंचाई क्या है? एच। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। ए नंबर दे रहे हैं, इफ करेंट passes along x axis then find the resistance। अगर धारा x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश है, तो प्रतिरोध ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI, मोस्ट VVI। मोस्ट VVI। करे कि अगर करंट पास करता है along x एक्सिस देन फाइंड रेजिस्टेंस। अगर I x अक्ष के अनुदिश है तो R ज्ञात करें। यानी ये जो कंडक्टर है करंट किधर फ्लो कर रहा है? देखो करंट किधर फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में, नहीं समझे? तब क्या प्रतिरोध होगा ये निकालना है, निकालो। निकाले? बताओ। देखो बाबू, अच्छा एक्स एक्सिस के अलोंग जब जाएगा, ये चौखुट है, उतना समझ रहे हो? इसका क्रॉस सेक्शन इधर से बोलूं तो ये है, यही ना है? जरूरी नहीं कि क्रॉस सेक्शन गोल ही होगा। सिलेंडर है तो गोल है, अगर रेक्टेंगुलर नहीं मतलब क्यूबॉइड है तो आयताकार होगा। बोलो, तो इधर से देखें तो ये है क्रॉस सेक्शन, यही है ना? तो रेजिस्टेंस निकालने का होता है, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? रो एल बाय ए कहता है कि नहीं? तो आर रो, तो रो है रेजिस्टिविटी, लंबाई कितना है? एल है, कितना है? ए इसका ए कैसे निकालोगे? बोलो, इतना सब भी है और ये है ए, हैं? ये क्या है बताओ? वर्ग है कि सर्किल है कि आयत है? हाँ, इतना स्तर दिया, बहुत खुशी मिला, नहीं तो हमको लगा दूसरा में जाकर कहीं हमको आयत भी नहीं समझाना पड़ जाए। ठीक है, आयत, आयत का एरिया है ये। क्या होता है रेक्टेंगल का क्षेत्रफल? लंबाई गुना, हाँ। तब कहो कि नहीं समझे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे
अब समझे नहीं, आयत का क्षेत्रफल लिख दिए लंबाई गुना, टीचर पर दोष दोगे, अस्तर है ये नहीं है तो कैसे होगा। ठीक है, अच्छी बात है। यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो बाय ए, क्या हो जाएगा, रो बाय ए। आया नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत। अब अगर यदि देखो बाबू बी नंबर देते हैं, हम लिखेंगे ना, हम तुरंत यहीं पर कर देते हैं। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग करंट पास करवा दिए, किधर, इतने सा चेंज किए बी नंबर। अब आप बनाइए, ये बताइए हमको क्या होगा रेजिस्टेंस। ए नंबर का ये आंसर है, ए नंबर का ये आंसर हुआ। लिखना चाहते हैं लिख लो, जो नहीं लिखेगा वो ओरिजिनल स्टूडेंट, जो लिखता है वो डुप्लीकेट स्टूडेंट होता है। बोलिएगा ये कौन सा बात बोल दिए सर, यही सही है। जो इसको उतारेगा मतलब उसको आयत का क्षेत्रफल नहीं आता है। जो नहीं उतारेगा तो उसको आंसर वो बताना है, क्या होगा। जाने चुपके चुपके, बताइए कोई बता सकते हैं, हैं? बता सकते हैं, वेरी गुड, बता सकते हैं। इसको मिटाऊं, चलिए अब यहां भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, जो कॉन्सेप्ट यहां लगा है वही। अब करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो अब क्रॉस सेक्शन इसका कौन सा होगा, ये, या तो दूसरा छोर का ये, बोलो जल्दी से। रेजिस्टेंस क्या जानते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इसलिए R इज इक्वल टू रो, ठीक है। एल बताओ कितना है, एल मतलब चालक की लंबाई, बताइए एल का क्या लिखें, एच, क्या लिखेंगे, इतने दूर न जाएगा करंट। चलो अब तुम लोग स्तर दे रहा है, ए मतलब एरिया, ये वाला एरिया क्या लिखें, ये बोलो क्या है, आयत है कि नहीं है, तो बताओ क्या लिखें। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना, क्या है लंबाई और क्या है चौड़ाई, एच लंबाई है, साला ये एरिया का एच लंबाई है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्तर दिए हैं, खुश हैं। एल इंटू बी, जिसको ये तो स्तर नहीं है उसको जो देंगे तो सीधा कहाँ जाएगा, गंगा जी में। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई इसका ये है, चौड़ाई इसका ये है, अच्छी बात है। तो रेजिस्टेंस यहां पर क्या हुआ, रो एच बाय एल इंटू बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम सी नंबर क्वेश्चंस देते हैं। जेड एक्सिस, ये सब क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड क्वेश्चन था ये सब। ठीक है, इसको तो हम पक्का नहीं बताएंगे, हमको लगता है कि आप लोग खुद बता दीजिए। हाँ क्या हो जाएगा, रो
एच होगा, बी होगा इसमें, बी। इसका आंसर क्या होगा देखो, आर इज इक्वल टू रो बी बाय, इधर आ रहा है ना, क्रॉस सेक्शन ये वाला फेस होगा, लंबा था एल और ऊंचा था एच, एल इंटू एच, ये होगा, ये सी नंबर का आंसर, ये था बी का। तो चलिए देखिए आगे चलते हैं हम लोग। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। ओम का नियम पढ़ा दिए थे ना, स्टेटमेंट क्या था इसका, स्टेटमेंट तो बता ही दिए थे, लेकिन प्रायोगिक सत्यापन करना है, प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है ये, ठीक है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल में पूछता है। अगर बोर्ड पूछा तो ओम के नियम क्या है ये नहीं पूछता है, उसके वेरिफिकेशन को ही पूछता है, क्या कि वेरिफिकेशन पूछा वही बनाता है जिसको ओम के नियम पता होता है। स्टेटमेंट के लिए अब ज़्यादा सोचना तुम लोग के लिए बड़ी बात नहीं है, क्या कि आपने बढ़िया से पढ़ रखा और एक बार और भी पढ़ा भी था कि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन होना जरूरी है, नहीं लिखेंगे एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is DIRECT directly proportional to क्या बाबू, current passes through it। ठीक है, कह रहा है कि नियत भौतिक शर्तों पर किसी चालक के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर चालक में पास होने वाली धारा के बराबर होती है। एकदम सही, किसी को कोई दिक्कत, पहले भी पढ़ा दिए थे। जैसे देखिए एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, इट इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, कोई दिक्कत, इधर वोल्टेज है, इसका मान के चलो V1 कितना है, V1, और इधर क्या है V2, कोई दिक्कत, और इसमें करंट जा रहा है क्या I। तो ओम लॉ क्या कहता है बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो करंट किधर से जाता है, करंट इधर है, बोलो हाई कौन सा होगा, V1 की V2, करंट हमेशा हाई से, क्या ये बताना पड़ेगा, जोर से बोलो,
कुछ बच्चे अस्तर नहीं रखे होंगे तो देंगे जो अब नॉलेज वो गिर जाएगा पानी में, नाम किसका लगाएगा? सही है, उसके पास कुछ नहीं है। ये बता चुके हैं करंट हाई से लो में जाता है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बड़े में छोटे को घटाते हैं तो डिफरेंस पता चलता है, यानी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या? IR। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? I का। यही ना कह रहा है ओम, बोलो जल्दी से। यही चीज अगर इस तरह से लिखा रहे, यही चीज अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो क्या आपको मान के चलो यहाँ पर है V और यहाँ पर क्या है? जीरो पोटेंशियल। क्या है? यानी इस जगह क्या है? V पोटेंशियल और यहाँ क्या है? और करंट जा रहा है इधर, कौन बड़ा? इसीलिए ऐसे केस में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है? यानी सपोज दैट, ध्यान से देखो, बैटरी फुल चार्ज है, बैटरी यानी यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? V है। क्या है? इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आता है? V। बोलो जल्दी से। इसीलिए 10th क्लास में आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवल I ही लिख दिया होगा, नहीं समझे? ये लिखे, एक्चुअल में क्या लिखते हैं? विभवांतर। दोनों में क्या अंतर है, नहीं समझे? वो यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, लेकिन बैटरी अभी फुल चार्ज है, यहाँ पर पोटेंशियल V है और यहाँ क्या है? जीरो है। V में जब घटता है जीरो तो V ही मिलता है, नहीं समझे? वैसे आइडियल सिचुएशंस के लिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जनरल कॉन्सेप्ट है, बिहार बोर्ड पास करवा देगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये है, चीज़ें को बढ़िया से समझ करके अगर पढ़िएगा तो हर बोर्ड पास करवाएगा, हर एग्जाम निकलवाएगा, ठीक है। चीज़ें को मोटा मोटी तौर पर लेके चलिएगा किसी तरह से, वो जब तक नीतीश सरकार है तब तक, सरकार चेंज होगा तब नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए, इस तरह से भी है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ देखिए ऐसे है, यहाँ पर पोटेंशियल V1 और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? V2। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? V2 और रेजिस्टेंस क्या है? R। समझ में आया? आया नहीं आया? तो बोलिए ओम्स के लॉ के अनुसार क्या कहेंगे? V1 माइनस, कुछ बच्चा सोच रहा है कि V2 माइनस V1 कर दें। इससे देखकर अगर करंट जा रहा है इधर, इसका मतलब कौन बड़ा? V1 बड़ा। अगर करंट उल्टा करूंगा तब वो सोचना नहीं, इसलिए V1 माइनस V2 बराबर क्या हो जाएगा तब? IR। तो ये भी ओम्स लॉ ही है, ये भी ओम्स लॉ ही है, ये भी ओम्स लॉ ही है। सबका मीनिंग एक है, सबका मीनिंग एक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए सब बता दिए। तो ये ओम्स लॉ आप लोगों ने सीखा है, स्टेटमेंट इसका ये है। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, नहीं? ठीक है। ऊपर मिटाऊं? ऊपर ये कंडीशन उतारेगा, उतारो। एक बार मैंने पढ़ाया था इसको। अब वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ 10th क्लास में भी था, था कि नहीं? एकदम होगा।
ओम के नियम का क्या सत्यापन। ठीक है, जो 10th क्लास में था क्या ये वही यहाँ है? हाँ वही है। जब चीजें एकदम बिल्कुल वही है तो वही है। ठीक है, सत्यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? सर्किट बनाना पड़ेगा। नहीं, एक अच्छा घर का अगर सर्किट बनाएंगे तो क्या चाहिए? एक रेजिस्टेंस, बोलो। नहीं तो कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है। ले लिए, ये है कंडक्टर, कोई दिक्कत? बोलो हाँ या नहीं। इसी में होता है क्या? रेजिस्टेंस। क्या होता है? इसको जोड़ेंगे, इसको चलो, या इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं ऐसे। मान लो रेजिस्टेंस क्या है? R। करंट भी मापना है तो क्या लगाना पड़ता है? अमीटर। जोर से बोलोगे तो हमको और मजा आएगा, अस्तर दोगे तब रख के बढ़ जाएंगे, न तो पता नहीं चलता है किसका क्या अस्तर है। बोलोगे ना हम जानते हैं अमीटर, नहीं तो बताएंगे ना करंट मापता है। ये अमीटर है, ये क्या करता है? करंट मापता है। अमीटर लगाना जरूरी है कि नहीं? अमीर आदमी लगाता ही है। ठीक है, और उसके बाद इसके पैरेलल में क्या जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर। क्या जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर। पढ़ाए भी हैं एक दिन एकदम, खाली नाम अलग लिखे थे लेकिन चीज यही था। उसके बाद और अच्छा सर्किट बनाने के लिए एक क्या लगाते हैं? रियोस्टेट, जो करंट को कंट्रोल करता है। बोलो, उस दिन डिस्कस किए थे इस पर। और एक स्विच भी लगाना बहुत ही जरूरी है, कोई दिक्कत? तो ये एक सर्किट लिए, वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ का। लिख रहे हैं, देखिए, जब वोल्टेज दिए एट V1 एट V1 पोटेंशियल पर करंट क्या माना? I1। क्या मिला? बोलो जल्दी से। V1 पोटेंशियल पर करंट क्या मिला? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब V1 बाय I1। एंड एट V2 पोटेंशियल करंट क्या मिला आपको? I2। एंड एट V3 पोटेंशियल करंट क्या मिला आपको? I3। यानी हिंदी इसका ये है, V1 विभव पर I1 धारा तथा V2 विभव पर I2 धारा और V3 विभव पर I3 विभव। चूंकि कहता है ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? I का। किसका है? तो V अगर बढ़ाते जाएंगे तो I भी बढ़ते जाएगा। जब V का मान V1 लिए तो करंट मिला I1, जब V का मान V2 लिए तो करंट मिला I2, जब V का मान V3 लिए तो करंट क्या मिला? कोई दिक्कत? तो देखा गया कि V1 बाय I1, V1 बाय कि ओम्स लॉ से बता दिया ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का। बोलो, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट डलेगा। बोलो, यही कांस्टेंट होता है यार। तो उसका वेरीफाई कर रहे हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल रूम में गए, वोल्टेज दिए V1, कितना दिए? तो यहाँ से I बराबर लिख सकते हैं ना, ये सॉरी V बाय I को क्या कहते हैं? R कहते हैं कि नहीं? ये तो जानते हैं ना ओम्स लॉ से।
जब हम प्रैक्टिकल रूम में गए और वोल्टेज दिए V1 तो करंट क्या मिला, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं। जब V2 वोल्टेज दिए V2 तो करंट मिल गया, क्या बराबर होना चाहिए रेशियो की नहीं, क्योंकि तार तो एक क्या है ना, सबके लिए रेजिस्टेंस सेम ही होना चाहिए, तार तो एक ही है ना। V/I बराबर R, V/I ये भी R। जब तार एक ही है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि ज़्यादा करंट पास करता है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है और कम करंट पास करता है तो उस तार का कम रेजिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं ना है। कम करे या रेजिस्टेंस उतने हैं, विरोध जो है तो उतने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, ज़्यादा रहे या कम उससे कोई मतलब नहीं रहता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो V1/I1 बराबर V2/I2 V3/I3, यही कांस्टेंट है, यही क्या है, कांस्टेंट निकला। क्या निकला आपका, कांस्टेंट निकला। उसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग, R। तो हम लोग वेरीफाइड हो गया कि नहीं, बोलो कि हर जगह जब वोल्टेज और करंट का रेशियो ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। क्या मिल रहा है, तो लिखेंगे हेंस V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, RI1। अरे सब बराबर है ना एक दूसरे से। यहाँ देखिए अस्तर, ये और ये, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R। या दूसरा चीज और लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू R क्या I2। और फिर क्या लिख सकते हैं, V3 इज इक्वल टू R I3। कोई दिक्कत, आया नहीं आया, यानी सबका ग्राफ है ये, कोई दिक्कत, यानी ये कांस्टेंट आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, यानी ये ओम्स लॉ को प्रूव्ड कर दिया नहीं कि जितना वोल्टेज लेते हैं और करंट उसका रेशियो निकालते हैं, फिर दूसरा वोल्टेज और उस जगह का करंट लेते हैं निकालते हैं, हर सबका मान क्या आता है, सेम। सबका मान क्या आता है, सेम। नहीं, वही जो कांस्टेंट था उसी का नाम क्या रखा, रेजिस्टेंस। क्या रखा, ओम्स लॉ प्रूव्ड। इट इज वेरीफाइड, यानी यह सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया। अब ग्राफ भी बताना जरूरी पड़ता है, कभी कभी कह देता है ग्राफ भी बताइए, नहीं। VI ग्राफ और कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंदी में इसको कहते हैं VI ग्राफ या अभिलक्षण। कैसा ग्राफ ले रहे हैं, VI। देखिए यहाँ V बराबर क्या होता है, IR। क्या होता है, या RI एक ही बात है। ये तो कांस्टेंट है कि नहीं है। ये दिख रहा है y इज इक्वल टू mx, दिख रहा है। मैथ पढ़वे नहीं किया, कैसे होगा, ऐसे फिजिक्स चलता है। तब तो कहेंगे देखो बाबू ऐसे ऐसे तो ऐसे खींच दो, समझा। ऐसे नहीं पढ़ाता है मास्टर, नहीं समझे। फिजिक्स ने सिविक्स, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का भाषा है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, मैथ में। नहीं पढ़े न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट वही मैथ है, बार बार वही जान मारता है आपको। y इज इक्वल टू क्या आता है, mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, किसका है, सर्किल का इक्वेशन अलग होता है। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये भी उसी तरह मिल रहा है। बोलो m क्या है, स्लोप है। क्या है, देखो x बदलने पर y बदलता है, यहाँ पर i बदलेगा तो v बदलेगा। मिला के नहीं, यहाँ पर जो मैथ में बताता है, नहीं समझे। खाली x क्या है, x पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं।
यहाँ पता चल रहा है आई बदली तो भी बदलेगा, बदलेगा कि नहीं? तो ये जानेंगे भाषा तब न यूज होगा। इसने हमको दिखा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ होगा, ये अटल सत्य है। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ग्राफ भी आई, किसका ग्राफ लेना है? भी आई। तो भी आई का मतलब ये है, इधर है आई और इधर क्या है? भी, यानी वोल्टेज इधर है और करंट इस एक्सिस में दिखाए है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत? यानी वोल्टेज अलग अलग देंगे तो करंट, मैंने मान के चलो वोल्टेज दिया कुछ तो करंट मिलेगा कि नहीं? कुछ वोल्टेज दिए तो करंट मिला। ठीक है, इसी से लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो वोल्टेज फिर दिए इतना सा तो करंट फिर मिला, फिर दिए तो फिर मिला। जितना देते हैं वोल्टेज उसी हिसाब से करंट भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा बढ़ रहा है कभी। जिसको ये कैसे जाने सर आपको ये इससे सीधा होगा? ये वह नेचर, वह मैथ आके कहा मेरे कान में कि हम नहीं समझे, हम उस भाषा को जान रहे हैं, हमको कहा कि y बराबर mx के तरह ये व्यवहार कर रहा है, नहीं समझे? ऐसा जब रहता है तो ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। कैसा है? इसीलिए सीधे जाएगा। लेकिन मास्टर इस बात को गोपनीय रखता है। 10th में भी पढ़ा होगा तुम लोग, नो डाउट। नहीं तो 100 यूट्यूब पर देखिए, ये बात को गोपनीय रख देता है। नहीं, वो अपने कह देता है देखो वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ा बढ़ गया, एकदम इसका ग्राफ है। ऐसे होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस के सिमिलर है। नहीं, क्यों पढ़ाया था वहाँ स्ट्रेट लाइन? क्या जरूरी था सीधी रेखा वाला जो समीकरण पढ़ाया था? जानते हो किस लिए? फिजिक्स को ही समझने के लिए। और कहीं लाइफ में यूज हुआ उसका? हुआ है? नहीं न हुआ, अभी हुआ न। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से बोले थे मैथ एक दुकान है, मैथ एक दुकान है और उसमें सब तरह का सवाल है, मतलब सब तरह का कपड़ा भर गया है। नहीं, दुकान बहुत जो कमजोर पैसा वाला है उसका कपड़ा भरा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन जो अच्छा है भरा हुआ रहता है। जो कमजोर स्टूडेंट है तो पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, जो अच्छे स्टूडेंट है और या जो भी समझो विद्वान है उसके पास भरा हुआ है। कोई दिक्कत? मान लेते हैं सबका भरा हुआ है, सब मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। खराब का बातें छोड़ो, अच्छा का बात कर रहे हैं हम। सभी लोग मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, यह मान लेते हैं। है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम कहें 80 नंबर का गंजी निकालो, अल्लाह पूरा चीज भरा हुआ है, निकाल देगा तभी तुम असली दुकानदार है। निकाल नहीं पाया तो असली दुकानदार तुम। सबको मैथमेटिशियन हम समझ रहे हैं। और यहाँ पर जब दिखा v=IR, यानी एक स्पेशल चीज दिखा, स्ट्रेट लाइन है। ये पूरे दुकान में जो था एक स्पेशल चीज करे कि देखो ये स्ट्रेट लाइन का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और तुम लगा देता है, तुम्हारा माइंड प्रिपेयर कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो निकाल लेता है वहां से, देख सुनो, जो यहां से निकाल लिया उसको, जो वहां से, उससे पूछना पड़ेगा कि आप दुकानदार हैं कि नहीं। बोलो, पूछना पड़ेगा। वो खुद मैथमेटिशियन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात को पकड़ना। जो बैठा है दुकान में निकालिए नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो निकाल के, यानी फिजिक्स में आपको निकाल के मैथ रखना है। फिजिक्स में आपको मैथ को निकाल के रखना है, यानी इससे रिटायर होना पड़ेगा, ऑलराउंडर होना पड़ेगा। आपके मुख से तभी फिजिक्स अच्छा निकलेगा ओरिजिनल में कि मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, जब मैथ का काफी एक्सपर्ट होगा। और तो और क्या, केमिस्ट्री का भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिजिकल केमिस्ट्री की भी बातें बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, यानी
और थोड़ा बहुत ये लैंग्वेज भी आना चाहिए अच्छे से, यानी सब सब्जेक्ट, यानी आप स्टूडेंट अच्छा रहिएगा, अच्छा स्टूडेंट होइएगा, तभी आपका फिजिक्स अच्छा होगा, नहीं तो फिजिक्स अच्छा नहीं। अगर आप कहते हैं मेरा फिजिक्स अच्छा है और ये खराब है, इसका मतलब फिजिक्स भी अच्छा आपका नहीं है, आपको भ्रम है कि आपका फिजिक्स अच्छा है। आपने फिजिक्स को भी देखा ही नहीं है, आप सोच रहे हैं हम जो जितना सा पढ़े उतने सा है फिजिक्स, ऐसा नहीं है, ये अथाह महासागर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से समझ में आ गया आप लोग को। तो इसीलिए बनाते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस की तरह दिखता है, नहीं? तो लिख लीजिए। तो ये देखिए, अगर आपको कहा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, देखिए वी इज इक्वल टू ही तो है क्या, आर आई, है ना? यानी आई जैसे जैसे बदलेगा तो वी भी बदलेगा। बोलो जल्दी से। तो यहाँ पर y बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट जीरो भी ले सकते हैं, या जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इस केस में कांस्टेंट जीरो है। अब देखिए ये m को क्या कहते थे, स्लोप। क्या कहते हैं, बोलो, जिसको टेन थीटा भी कहते हो मैथ में, बोलो। तो यहाँ पर बताइए, जब इस m को तुम स्लोप कहते हो तो बताओ यह r क्या है, बोलो जल्दी से जी। स्लोप है, क्या है ये, यानी जितना ज्यादा स्लोप, अच्छा स्लोप ये वाला ज्यादा है अभी जो किए कि अभी ज्यादा है, दोनों बराबर है, स्लोप नहीं समझता है। ऐसे भी समझो, स्लोप मतलब ढाल होता है। क्या होता है, ये वाला ज्यादा ढाल है कि ये वाला ज्यादा ढाल है, वो वाला नहीं, यानी ये स्लोप है रेजिस्टेंस, ये स्लोप जो है, ये स्लोप ये है क्या है, वाजिब में रेजिस्टेंस है। क्या है ये, इस ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या बताता है, रेजिस्टेंस। कहाँ सीखे, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है? कैसा पूछता है क्वेश्चन वो भी बताएंगे अभी। ये स्लोप देखो, अगर वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ है, अगर ये स्लोप ऐसे कर दिए मतलब ज्यादा स्लोप है, स्लोप मतलब ढाल, ज्यादा एंगल बनाया, कम एंगल बनाया, कम स्लोप और कम। ये स्लोप अगर बढ़ते जाएगा तो मतलब क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, तो ये ज्ञान होगा तभी ना वो समझेंगे। स्लोप अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडीशन है। कैसा इक्वेशन रहेगा, तो ऐसा वाला नहीं, भी और आई वाला, भी और। अब दूसरा, आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ग्राफ। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आई को ऊपर दिखाएंगे, ये हो गया आई और ये क्या हो गया, भी। आया नहीं आया? अब देखो बाबू, यानी आई यानी भी बदलने पर, क्या बदलने पर, भी बदलने पर इस बार आई बदलेगा। इसका इक्वेशन कैसा होगा, ध्यान से देखो। जैसे यानी तब लिखेंगे आई इज इक्वल टू क्या, भी बाय आर, यानी 1 बाय आर, 1 बाय आर, और इधर क्या, भी, और क्या, भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, भी बदलेगा तो आई बदलेगा, ये भी इक्वेशन है कि नहीं? ये भी है, y इज इक्वल टू एम एक्स, है कि नहीं? इसकी भी ग्राफ किधर जाएगा, सीधा जाएगा, जाएगा कि नहीं? बोलो जल्दी से, जाएगा। अलग अलग वोल्टेज पर करंट अलग अलग मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये m का रोल कौन करेगा, बोलो, 1 बाय आर। तो यहाँ पर जो ये स्लोप है वो स्लोप क्या है, 1 बाय आर, जब आई और भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्लोप क्या आ जाएगा तब, 1 बाय आर। अब तुम देखो, अगर ये स्लोप बढ़ाएंगे तो 1 बाय आर बढ़ेगा, आर नहीं बढ़ेगा, 1 बाय आर, यानी उसका उल्टा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी यहां पर अगर स्लोप बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर यह स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस कम, लेकिन इसमें अगर स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। उल्टा है, अगर स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा।
तो यह स्लोप कई एक बार पूछा है, नीट में भी कई एक बार पूछा है। नहीं कहेगा अगर भी आई ग्राफ में इसको आर कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई भी ग्राफ में इसे क्या कहेंगे? कितना आदमी का देगा आर, जो डिटेल नहीं पढ़ा है? 1/r। क्या कहेंगे? 1/r को कंडक्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहेगा, ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा एक बार, अगर भी आई ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस दर्शाता है, भी आई ग्राफ में स्लोप अगर रेजिस्टेंस दर्शाता है, तो आई भी ग्राफ में स्लोप क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? फिजिक्स कहता है कि हमें याद रखो, कंडक्टेंस 1/r को कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 1/r है, तो इसका मतलब क्या है? ये कंडक्टेंस। क्या है ये? तुमसे क्वेश्चंस कहेगा अगर भी आई ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस बताता है, तो आई भी में क्या बताएगा? कंडक्टेंस। ठीक है, लिख लो, नोट करके लिखा देता हूं। नोट करके बातें को लिखना है। द स्लोप ऑफ भी आई ग्राफ indicates resistance। भी आई ग्राफ प्रतिरोध बताता है। दूसरा यानी समझो और ज्यादा पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे नहीं? नापते समय अगर डंडी टूट जाता है तो क्या करते हैं? भाव बढ़ेगा नहीं? चलिए दूसरा देखिए। दूसरा देखिए, द स्लोप ऑफ आई भी ग्राफ, द स्लोप ऑफ आई भी ग्राफ इंडिकेट्स, क्या क्या इंडिकेट करता है? बोलो। DUCTANC, कंडक्टेंस। मतलब G बराबर क्या होता है? 1/r। फिजिक्स को बोल्ड करो, और जो भी बनना है, चाहे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आराम से बन जाओ। जब तक इसको बोल्ड नहीं करेगा, रिजल्ट तो यही दिलाएगा। केमिस्ट्री बायोलॉजी तो करिए लेता है आदमी, अपने मन में नहीं सोचो। आप स्टूडेंट से पूछो, कौन स्टूडेंट जो थोड़ा थोड़ा के लिए छटा जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं कि मन में सपना कि बायोलॉजी है, ले मेडिकले पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी अभी क्यों किया है 0% हो नहीं। अगर नहीं मिलेगा वैसा स्टूडेंट तो यूट्यूब पर सर्च करो, बताएगा। कहेगा कि फिजिक्स के कारण से ही थोड़ा मेरा वीक रह गया। पढ़ा का है ना बढ़िया से फिजिक्स को, नहीं समझे? तो हम लोग क्या कहेंगे? आई भी ग्राफ में स्लोप यहाँ छूट गया है, का ढाल, ढाकल और ढाल प्रतिरोध बताता है। आई भी ग्राफ का ढाल, ढो, हाँ ठीक है, ढाल, दाल लिख दिए, ये ढाल क्या बताता है? बताइए। कंडक्टेंस मतलब चालकत्व। तीसरा बात,
भी आई ग्राफ में स्लोप अधिक, कुछ समझ में आ ही गया अब नहीं? अगर स्लोप अधिक यानी भी आई ग्राफ में स्लोप को कौन बताता है? रेजिस्टेंस। स्लोप क्या बताता है? रेजिस्टेंस। ज़्यादा स्लोप ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम स्लोप कम। ये सब लिखना उचित नहीं समझते हम कि ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, नहीं छाप करके खाली पोथा करना। ये सब अंडरस्टूड है कि ज़्यादा स्लोप रहेगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम स्लोप रहेगा तो कम रेजिस्टेंस। नहीं, क्वेश्चन दे देते हैं, इससे अच्छा है। ये दोनों बातें याद रखना। देखो क्वेश्चंस कैसा पूछा है, और एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। In the given graph, arrange the correct order. चित्र नहीं बोल रहे, ग्राफ दिए गए ग्राफ में सही क्रम सजाएं। जिसका देंगे उसको सजाना है। बच्चों हमारे प्यारे, देखिए देखो, इधर है आई, इधर क्या है? और इधर है क्या? भी। कोई दिक्कत? ग्राफ नंबर एक इस तरह से खींच दिए, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको कहे ये ए है और ये बी है और ये सी है, ऐसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑब्वियसली है, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 यानी RA, और इसका क्या हो जाएगा? RB, और इसका क्या मान लिए? RC। ये ग्राफ है। आप लोग खूब पढ़े थे ऑर्डर ने बच्चा में, बढ़ते क्रम में सजाएं, घटते क्रम में सजाएं। किस लिए सिखाता था? बढ़ते क्रम सजाएं के लिए 2, 4, 6, 5 इस तरह से कहता था। जो सबसे छोटा है पहले उसको लिखो, फिर उससे जो बड़ा है उसको लिखो। ये लिखने से कौन सा तोप मार लेगा? कुछ नहीं। वो इसलिए केवल सिखाया था, उसके फिजिक्स में यूज होगा। फिजिक्स में कब होगा? जैया सीखे उसी समय, नहीं कभी भी हो सकता है। हुआ बोलो ना कि इसके लिए, इसका कभी लाइफ में जरूरी पड़ा? नहीं। किसके लिए सीखा? हर एक चीज मैथ का, हर एक चीज मैथ का सिखाया जाता है। किसके लिए? फिजिक्स के लिए ही। इसीलिए बेसिक मैथ अंडर 10 तक ज़्यादा है, फिजिक्स सब क्या है? कम है। ठीक है। उसके बाद उस मैथ के हिसाब से फिजिक्स धीरे धीरे आगे पूरा ब्रॉड है इसका। तो अब बताइए रेजिस्टेंस कौन ज़्यादा, कौन कम, कौन क्या? सजाइए इसको, सजाइए जल्दी से। बी नंबर ऐसा है, सेम चीज है। ये आई है, ये भी है। यही वाला तीनों है मात एकदम 100%। ए इधर से है ना, A
बी सी। कहिएगा पूछा है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक में भी है, कहेंगे हाँ बहुत बार इसको पूछा है। बाहर बोर्ड में नहीं, सीबीएसई पूछा है, नीट में पूछा है, बाहर बोर्ड इतना नहीं पूछता है। अभी जब से नीतीश सरकार है इधर, पहले पूछता था। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस आर ए आर बी आर, सही ऑर्डर सजाइए। ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दे देता हूं। देखो ए नंबर, यानी इसको मान लो ये पहला ग्राफ दिए, क्या दिए? ये पहला, और ये ग्राफ क्या दिए? दूसरा। दो क्वेश्चन घुसाए हैं एक ही में, दो क्वेश्चन को एक ही में डाले हैं समय बचाने के लिए। तो ए नंबर ऑप्शन दे रहे हैं कि आर ए बड़ा है आर बी, फिर है आर सी। एक बार बी नंबर कर रहा है आर सी छोटा है या बड़ा है आर बी से, बड़ा है आर सी। नंबर ये कह रहे हैं आर सी, फिर आर बी, फिर आर ए। डी नंबर ये कह रहा है बोथ ए एंड सी। बताइए तो कौन सा आंसर होगा? ये पहला नंबर का ऑप्शन है। ये किसका है? यानी चलो ये चार ऑप्शन दिए दोनों के लिए, पहला के लिए बताना है पहले कौन सा होगा। सोच लिया? जेई का क्वेश्चन है, इसलिए अस्थिर होके हड़बड़ा के न गलती करवाता ही है जानने के बाद। पहले तो फिजिक्स सीखना थोड़ा सा जनरल स्टूडेंट को मुश्किल हो जाता है, अगर सीख भी लेता है तो फिर भी गलती करवाने की इच्छा रखता है वो हमेशा। ये सोच के बताओ हाँ कौन सा होगा? डी नंबर होगा। क्या फिजिक्स नहीं समझाए थे? हम समझ गए थे, आपको लेके बैठा कौन? मैथ। क्या बोला? इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का सिंबल आप समझ नहीं पाते। यहाँ पढ़ो, देखो आर सी छोटा है, जिधर दो रहता है उसको बड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी आर सी छोटा है, आर बी बड़ा है, उससे भी बड़ा। तो यहाँ पर देखो आर सी छोटा है, उससे बड़ा, आर बी है, उससे भी बड़ा। चमका? इसलिए कौन सा होगा? डी नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आंसर लिख लो। पहला का क्या हो जाएगा? पहला का आंसर क्या होगा? डी। अब बताइए दूसरे का कौन सा आंसर होगा? देखिए एकदम, ये भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बताओ कौन सा? बी। सो मच नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रेजिस्टेंस का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो यह ग्राफ जो है एक कंडक्टर दिखाया, ये कंडक्टर दिखाया है, उसका स्लोप स्लोप अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, क्योंकि 1/आर्क स्लोप दिखाता है ना, इसलिए कौन सा हो जाएगा? बी। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आई होप आपको समझ में आया। एकदम ये रखिए कि आप समझ रहे हैं, जो इंटर में इससे आसान ही पूछेगा, लेकिन क्वालिटी मेंटेन कीजिए। एक सेकेंड हड़बड़ नहीं करो, तुरंत कर देते हैं 1 सेकेंड के अंदर। देखो टाइप्स ऑफ कंडक्टर, या इसको कहते हैं मेटेरियल, मतलब कहता है चालक का प्रकार या चालक का प्रकार। जानते हो
दो तरह का होता है, एक होता है ओमहिक कंडक्टर, नहीं, द कंडक्टर which follows Ohm's law. Ohm's law is called क्या? ओमहिक कंडक्टर। ओमीय चालक, वह चालक जो ओम के नियम का पालन करती है उसे क्या कहते हैं? ओमीय चालक कहते हैं। हमारे प्यारों भाइयों एवं बहनों, बड़ी हर्ष खुशी की बात है कि ओम का नियम जब मुझे देखता हूँ तो इस तरह से दिखाई देता है। ये जो मैच करता है mx जो स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, क्या होता है? इसका ग्राफ भी बना देता हूँ, बनाऊं? तो कौन सा ग्राफ बना रहे हैं? देखो यहाँ भी आई ग्राफ, कौन सा? यानी आई बदलेंगे, यानी आई इधर रखो तो ये क्या हो जाएगा? भी आया, नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राफ वहीं से देखकर हमको लोग को पता चलता है क्या? सीधा जाएगा, क्या होगा? यानी जैसे जैसे वोल्टेज बदली तो करंट भी उसी तरह से बदलते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप भगवान हैं कहेंगे नहीं, हम फिजिस्ट हैं, नहीं, प्रत्येक फिजिस्ट आल्सो मैथमेटिशियन होता है। मैथ का ऐसा इक्वेशंस रहता है तो यही समझ में आता है कि सीधे जाएगा, क्या जाएगा? ऐसा नहीं ठग मारने के लिए कि देखो इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये कौन कॉन्सेप्ट है? इसका ग्राफ ऐसे होता है, नहीं समझे? ये नहीं बताना है कि इसका ग्राफ ऐसे होता है। ये कैसे जाने आप? निर्जीव चीज मैथ है, वो सब कुछ बताता है आके, नहीं बता रहा था इसीलिए ऐसा खींचा। कोई दिक्कत? और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसको अओमीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लिख लो, नन ओमिक कंडक्टर, नन ओमिक कंडक्टर। The conductor which does not obey या फॉलो जो करना है को, ये फॉलो लिख दिए क्या? फॉलो जे बहने वाला है क्या अनुसरण वाला है? अनुसरण वाला है। चला वो भी लिख दिया। Then it is called, क्या पूछता है? ये बिहार बोर्ड पूछा है, नन ओमहिक कंडक्टर। बिहार बोर्ड इसको पूछा है। ओमीय चालक एवं अओमीय चालक क्या है? जो ओम के नियम को पालन करता है उसे ओमीय चालक कह देते हैं, जो पालन नहीं करता है उसे ओमीय चालक नहीं कहते। जैसे कौन कौन करता है बोलो तो? जैसे जितना कंडक्टर है बोलो, ऑल कंडक्टर एग्जाम्पल ले लिए। कौन पालन नहीं करता जानते हैं? सेमी कंडक्टर। कौन? सेमी कंडक्टर पालन नहीं करेगा। सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर तो सरपट नहीं करेगा, ओम का नियम लगेगा ही नहीं, चूंकि करंटे नहीं पास होगा तो लगेगा। इसमें लो टेम्परेचर पर नहीं लेकिन हाई टेम्परेचर पर
पास कर जाता है, इसी को सेमीकंडक्टर कहते हैं। या सेमीकंडक्टर डायोड ये भी लिख सकते हो, सेमीकंडक्टर डायोड। लेकिन सर सेमीकंडक्टर का तो एक चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 जो कि सेमीकंडक्टर नाम का ही चैप्टर है, वहीं पर समझ में आएगा ये ओम्स लॉ को पालन करेगा ही नहीं। मानो ये V का ग्राफ है और ये I का है, हाँ। तो यहाँ से चला इस तरह से, कुछ दूर जाके ऐसे हो गया। क्या ये फॉलो कर रहा है? बोलो जल्दी से। ओम का लॉ जब देखते हैं तो RI ऐसा है ना, इसका मतलब सीधा कहता है। ये क्या कहता है? साला ये सीधा है, इसका मतलब ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। नहीं, ये ऐसा ग्राफ सेमीकंडक्टर सबका या सेमीकंडक्टर डायोड का देखा गया है। सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे हम लोग तो अच्छे से सीखेंगे। तो और पढ़ना चाहते हैं? नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मन लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्वालिटी एजुकेशन से लीजिए।